हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज की ये जो क्लास है वो अल्फाबेटिक सीरीज़ के ऊपर पार्ट 6 के ऊपर वीडियो है। इससे पहले पार्ट 5 तक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार उस वीडियो को कंटिन्यू कर लो, फिर पार्ट 6 का वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेटिक सीरीज से रिलेटेड जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर डील करेंगे। तो जिस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस को खुद से एक बार घर में नहीं बनाए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस पीडीएफ का लिंक दे देंगे। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके घर में एक बार आप उस क्वेश्चंस को बनाओ और बनाने के बाद हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को एक बार देखो। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस को जब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। आप आपके सोच विचार के साथ मेरे एक्सप्लेनेशंस को आप कंपेयर कर पाओगे। इससे आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर हमें किस तरीके से सोचना चाहिए था। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे कि आपको इसके बाद किस तरीके से कहाँ से क्या प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए वीडियो को अच्छे से एकदम एंड तक देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा आपका स्पेशल टाइप से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 19 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सीख चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, बट स्पेशल टाइप की ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सिर्फ देखिए, वहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑल्दो, सिर्फ ऑल्दो की जगह दूसरा एक वर्ड दे देगा। क्वेश्चन सेम रहेगा, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ ऑल्दो की जगह दूसरा वर्ड आपको वहाँ पर दे देगा। तो चलिए पहले पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, जबकि पढ़ के समझ में नहीं आएगा फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर्स, पेयर्स ऑफ लेटर मीन्स पेयर का मतलब क्या होता है, दो, मतलब दो लेटर के बीच क्या रहेगा, ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर, मतलब ऐसे कितने दो लेटर प्रेजेंट है यहाँ पर इस वर्ड के अंदर। ईच ऑफ ईच, जहाँ पे हर एक हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, मतलब दो लेटर के बीच, मतलब ऐसे कितने दो लेटर यहाँ पर प्रेजेंट है इस वर्ड के अंदर जहाँ पर दो लेटर के बीच, एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, जितने ही लेटर बीच में होती है। कहाँ पर, इन द वर्ड, इस वर्ड के अंदर दो लेटर के बीच, दो लेटर के बीच जितना लेटर का गैप होता है, एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सिमिलर क्या है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में भी दो लेटर के बीच उतना ही गैप होना चाहिए। आई थिंक मेरे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम अच्छे से इसको समझा देते हैं। चलो जब एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख के समझाएंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहले काम करते हैं, पहले वर्ड को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। दिया है ऑल्दो, ALTHOUGH। इसका मतलब क्या है आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग को ढूंढना है, ऐसे दो लेटर के बीच पेयर ढूंढना है। किस लॉजिक के बेसिस पर पेयर ढूंढना है, दो लेटर के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में जितना ही लेटर का गैप होता है उतना ही लेटर का गैप इस वर्ड के अंदर भी अगर प्रेजेंट रहा तभी हम दो लेटर के बीच एक पेयर है ऐसा बोल सकते हैं। उस पेयर को हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे इस वर्ड के अंदर ए और जी के बीच एक पेयर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहे हैं। अब बात ये कि कंडीशन को हम लोग अभी तक समझे ही नहीं है।
तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर ए और जी के बीच, ये जो दो लेटर के बीच, इस दो लेटर को हम क्यों कंसिडर किए, इसके पीछे रीजन नहीं है कि ए और जी के बीच, अब ध्यान से सुनो, अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझा रहे, आप समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ए और जी के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स ए से जेड तक, तो ए और जी के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में जितना ही लेटर का गैप होता है, ए और जी के बीच कितना लेटर का गैप होता है, ए से आगे बढ़िए, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, जी कहां पर आएगा, 6th पोजीशन पर आएगा। देखिए ए के बाद अगर हम अल्फाबेटिकली आगे बढ़े तो देखिए ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, देखिए जी ठीक उसी जगह पर है, जी ठीक उतना ही पोजीशन के बाद है जहां पर जिस तरीके से वो इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए और जी के बीच जितना ही लेटर का गैप होता है, इस वर्ड के अंदर भी देखिए ए और जी के बीच उतना ही लेटर का गैप है। इसीलिए ए और जी का ये जो पेयर है, ये पेयर्स ऑफ लेटर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग को ऐसे ही पेयर ढूंढने हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया। अभी लॉजिक क्या है कि दो लेटर के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में जितना ही लेटर का गैप होता है, उतना ही लेटर या पोजीशन का गैप अगर इस वर्ड के अंदर भी दो लेटर के बीच रहा तो तब हम लोग उस दो लेटर को एक पेयर मानेंगे, कंसिडर करेंगे। अब क्लियर हुआ? तो यहां पर इस तरीके से हम लोग को इस लॉजिक के बेसिस पर पेयर ढूंढनी है। ऐसे कितने पेयर इस वर्ड के अंदर प्रेजेंट है वो ढूंढना है। अब पॉइंट ये है कि हम लोग किस तरीके से ढूंढेंगे, किस तरीके से ढूंढना होगा। देखिए ब्रैकेट में एक चीज लिखा हुआ है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब लेफ्ट टू राइट भी ढूंढना है और राइट टू लेफ्ट भी ढूंढना है। तो यहां पर 3-4 पॉइंट हम बता रहे हैं, उस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। 4 पॉइंट है, 3-4 जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे देखो ए से जी का पेयर हुआ तो ए से एच का भी देखो पेयर होगा, क्योंकि जी के बाद एच आता है, तो ए के बाद एच भी एक पेयर हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर चेक जब हम लोग करेंगे तब हम लोग रैंडमली नहीं करेंगे। जैसे तुरंत में दिख गया कि जी के बाद एच, जी और एच एक पेयर होगा, ऐसे नहीं। रैंडमली करोगे तो क्या दिक्कत होगा ना, कोई पेयर ऐसा होगा जो छूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, सिस्टमेटिकली करना होगा। सिस्टमेटिकली मीन्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम, मतलब फर्स्ट लेटर से, एकदम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर, ये हो गया पहला कंडीशन। मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, ए को पूरा चेक कर लेंगे, मतलब सारे लेटर के साथ चेक कर लेंगे। ए का चेकिंग खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग एल को चेक करेंगे, फिर टी को चेक करेंगे, फिर एच को चेक करेंगे, फिर ओ को, फिर यू को, इस तरीके से, मतलब 1 by 1। बट स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फर्स्ट लेटर से। स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर। क्लियर टू एवरीवन? पहला पॉइंट क्लियर? तो पहला पॉइंट हम क्या बोले, रैंडमली नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर। क्लियर? चलिए अब सेकेंड पॉइंट क्या है, चेक जब करेंगे, चेक हम लोग को लेफ्ट और राइट, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से करना है। क्लियर? देखो अब लेफ्ट साइड में लेटर प्रेजेंट रहेगा तब ना हम लेफ्ट साइड चेक करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं है लेटर तो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ए के लिए लेफ्ट साइड में कोई लेटर तो है नहीं, तो ए की लेफ्ट साइड चेक करेंगे भी नहीं, तो ए का सिर्फ राइट साइड चेक होगा। बट अगर हम एच को चेक करेंगे तो एच के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ चेक करना होगा। एच से राइट की तरफ भी चेक करना होगा, लेफ्ट की तरफ भी चेक करना होगा। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
तो चेक क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देखो यहां पर लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे कि सर यहां पर अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा, लिखा हुआ जनरली रहता ही है, बैंक के एग्जाम्स में ऐसा कोई भी टर्म्स वो मिस नहीं करते, बट अगर लिखा हुआ नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड वे में ही चेक करेंगे। क्लियर? चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है, चेक जब करेंगे तब हमेशा चेकिंग नेक्स्ट लेटर से ही स्टार्ट होगा। मतलब जिस लेटर को आप चेक कर रहे हो, आप चेकिंग फॉरवर्ड की तरफ करो या बैकवर्ड की तरफ करो, चेक करते समय हमेशा आपको नेक्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट विथ द नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट करना होगा। जैसे एच को अगर हम चेक करेंगे तो एच के बाद अगर हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, एच के राइट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ, तो एच के राइट साइड अगर हम आगे बढ़े तो एच के बाद यहां पर हम आई से ही स्टार्ट करेंगे, आई जे के एल। चेक कंप्लीट। अब देखो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो घट जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड की तरफ भी जाएंगे तो भी कंडीशन वही रहेगा, नेक्स्ट लेटर से ही हमेशा स्टार्ट करेंगे। एच के बाद यहां पर आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, नहीं। अब क्लियर हुआ? मतलब चेक आप लेफ्ट की तरफ करो या राइट की तरफ करो, चेक करते समय हमेशा आपको नेक्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करना है। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो यहां पर देखो, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए हो तो यहां से एक लॉजिक हम यहां पर इंक्लूड कर सकते, जोड़ सकते एक लॉजिक को। ध्यान से सुनो, अगर हम लोग चेक करते समय हमेशा नेक्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक, अगर नेक्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करेंगे तो देखो जिस लेटर को आप चेक कर रहे हो उस लेटर के साथ जिस लेटर का पेयर होने वाला है, जिसका भी पेयर होगा वो उससे अल्फाबेटिकली बड़ा ही होगा। जैसे एच को आप चेक कर रहे हो तो एच के बाद आई से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो एच के बाद अगर किसी का भी अगर पेयर होता है तो वो अल्फाबेटिकली, मतलब अल्फाबेट्स के लिए अगर देखा जाए, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो एच से बड़ा ही होगा, क्योंकि आप चेक नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एच से बड़ा होगा। तो अगर वो अल्फाबेटिकली एच से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अल्फाबेटिकली बड़ा है तो उसका प्लेस वैल्यू भी, मेरे बात ध्यान से सुनो, उसका प्लेस वैल्यू भी एच से ज्यादा ही होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे प्लेस वैल्यू को क्यों डाल रहे हो? प्लेस वैल्यू को इसलिए डाले क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग लेटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते ही नहीं है। इसको हम लोग प्लेस वैल्यू से करेंगे तो ये क्वेश्चन और जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो मैटर तो वही है, आप पोजीशन का गैप ही देख रहे हो ना, तो पोजीशन का गैप आप लेटर टू लेटर देखो या प्लेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू देखो, बात तो बराबर है। ए से जी का पेयर और 1 से 7 का पेयर, बात तो बराबर है, क्योंकि बीच का जो गैप है वो तो पोजीशन का गैप है। तो पोजीशन का अगर गैप है तो आप इस क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू से भी तो कर सकते हो। तो देखो ये 1 को जब हम चेक करें तो 1 के साथ जिसका भी पेयर हो रहा है वो अल्फाबेटिकली क्या है, उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा अगर होगा तो उसका प्लेस वैल्यू भी उससे ज्यादा ही होगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेटर के रिस्पेक्ट में ना करके हम लोग इसे प्लेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो फायदा क्या है वो एक बार आप खुद ही देख लो, हम एक्सप्लेन किए कर रहे हैं, आप लोग खुद देख लो कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कितना ईजी हो जाएगा, कितने इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग को करना क्या होगा, देखो क्वेश्चन ये तो दिया रहेगा, हम लोग ये सब चीज कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप प्लेस वैल्यू लिखो। ए का प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू 1, एल का प्लेस वैल्यू एकदम बहुत अच्छे से करके रखो। एल का प्लेस वैल्यू कितना है 12, टी का प्लेस वैल्यू 20, एच का प्लेस वैल्यू 8, ओ का प्लेस वैल्यू 15, यू का प्लेस वैल्यू 21, जी का प्लेस वैल्यू 7 और एच का प्लेस वैल्यू 8। तो देखो 1 के साथ 7 का पेयर होगा,
1 के साथ 8 का पेयर होगा, 2 हो गया। अब देखो इसके बाद हम किसको चेक करेंगे, 12 को। ध्यान से सुनो, 12 को चेक करेंगे। जब हम लोग लेटर के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, जैसे एल को यहाँ पर अगर हम नॉर्मली लेटर के बेसिस पर चेक करेंगे तो देखो एल के बाद एम एन ओ, मतलब हर एक लेटर को हर एक लेटर के साथ चेक करना होगा। बट अगर आप प्लेस वैल्यू से करेंगे तो यहाँ पर फायदा क्या है, जब हम 12 को चेक करेंगे ना तो 12 से जो छोटा है, हम तो नेक्स्ट लेटर से आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली 12 के बाद 13 14 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो हम कभी भी 12 से जो छोटे हैं उसे हम चेक करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे, 12 से जिसका प्लेस वैल्यू कम होगा उसे हम लोग चेक करेंगे ही नहीं। देखो तो यहाँ पर कितना इजी हो गया कि 12 अगर एल का प्लेस वैल्यू है तो 12 के साथ मुझे सारे लेटर को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम सिर्फ किसी किसी चेक करेंगे जो 12 से बड़ा है। 12 से बड़ा यहाँ पर कौन कौन है, 20 है, 15 है और 21 है। देखो सिर्फ 3 को चेक करना है। देखो 12 के बाद 20 है तो 12 के साथ 20 तो पेयर होगा नहीं, क्योंकि 12 और 20 के बीच टोटल 8 पोजीशन का गैप है। तो ये जो पोजीशन का गैप है ना, ये नंबर से अगर करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी दिख जाएगा। तो 12 के साथ 20 तो होगा नहीं, तो 12 के साथ किसका होगा, देखो 13 14 15, तो 12 के साथ 15 हो गया पेयर, तो 15 हो जाएगा, तो 15 के बाद 21 है, तो 12 के साथ 21 पेयर नहीं होगा, छोड़ दो, चेक कंप्लीट 12 का। अब देखो 20 के साथ किसको चेक करेंगे, सिर्फ 21 को, और किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। अब 21 उसके बगल में है नहीं तो इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब 8 को चेक करेंगे, तो 8 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 8 से ज्यादा कौन कौन, 8 से बड़ा कौन कौन है, 15 है, 21 है, 20 है और 12 है। तो 8 के बाद 15 है, तो 8 के साथ 15 तो पेयर होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो 8 को छोड़ दो। 15 को किस किस के साथ चेक करेंगे, सिर्फ 21 को और 20 के साथ। 15 के बगल में 21 है तो 15 के साथ 21 तो चेक नहीं होगा, मतलब पेयर नहीं होगा, ये तुरंत में दिख जाएगा। ठीक, अब वक्त आ गया लास्ट पॉइंट बताने का। यहां पर देखो 21 जो है, 21 सबसे बड़ा है यहाँ पर। ऑल्दो इस वर्ड के अंदर 21 प्लेस वैल्यू वाला ये यू जो है ये सबसे बड़ा लेटर है। बड़ा लेटर को चेक नहीं करेंगे, इसके पीछे रीजन नहीं है कि यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट बोले हैं, तो कभी भी यहाँ पर Z के बाद काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। Z के बाद फिर से काउंट नहीं करनी है। अगर कहीं पर किसी भी किताब में अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो रॉन्ग है। कभी भी Z के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर रहेगा, Z के बाद हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इसीलिए क्या होगा, जो सबसे बड़ा लेटर होगा उसको हम लोग चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके साथ किसी का पेयर नहीं होगा, वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लो कि अल्फाबेट को रिपीट नहीं करनी है। ठीक, तो 21 को चेक करेंगे नहीं। अब बाकी बचा है 7 और 8, तो 7 को चेक कर लो। 7 के साथ 8 एक पेयर हो जाएगा, और इधर बड़ा कौन कौन है, 21 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 12 हो सकता है, 8 9 10 11 12, तो 7 के साथ 12 एक पेयर हो जाएगा। ठीक, अब 8 7 का कंप्लीट, 8 के साथ 21 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 10 11 12 यहाँ पर, तो 8 का भी चेकिंग कंप्लीट। क्लियर हो गया ये 4 पॉइंट। तो देखो कितना पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, 1 2 3 4 5। तो इस ऑल्दो वर्ड के अंदर ऐसे 5 पेयर्स ऑफ लेटर है, जिसमें क्या है ना, ईच ऑफ विच हैज as many letters between them in the word as in the English alphabet। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जितने ही लेटर का गैप होता है उतना ही लेटर का गैप इस वर्ड के अंदर भी ऐसे 5 पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं जिसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है कि जब वर्ड दिया रहेगा उस वर्ड से रिलेट करके तुरंत में प्लेस वैल्यू आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और प्लेस वैल्यू के साथ साथ आप उसे कंपेयर करते रहिए। सबसे बड़ा लेटर को चेक करना नहीं है, चेक जब भी करेंगे रैंडमली नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे। दूसरा क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से करना है। चेक जब करेंगे तब नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे और अल्फाबेट को रिपीट नहीं करेंगे।
क्लियर टू एवरीवन? तो इसे हम लोग प्लेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? आई थिंक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो कोई भी वर्ड आप ले लीजिए जो आपके मन में है, रैंडमली वर्ड लो और उसे सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देगा ही देगा, मतलब एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है? एकदम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड अलग दे देगा। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये स्पेशल टाइप से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। एक सीरीज दिया हुआ है और ये सीरीज जो है वो एक्स और वाई बेस्ड सीरीज है। देखो इस सीरीज के अंदर सिर्फ एक्स और वाई है, राइट? एक्स और वाई दिया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी एक्स आर देयर इन द अबव अल्फाबेटिकल सीरीज। सीरीज में सिर्फ अल्फाबेट है, इसलिए वहाँ पर देखो लिखा हुआ है इन द अबव अल्फाबेटिकल सीरीज। आप लोगों को फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि सिर्फ अल्फाबेट से रिलेटेड होगा तो अल्फाबेटिकल सीरीज कहेगा, है कि नहीं? अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड होगा तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहेगा, और अल्फाबेट, नंबर और सिंबल तीनों को मिलाकर देगा तो मिसलेनियस सीरीज, मिक्स सीरीज, अरेंजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन सर क्यों दिए, है कि नहीं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सिर्फ एक सीरीज दिया हुआ है और एक्स और वाई बेस्ड सीरीज है और यहाँ पे सिर्फ एक्स को काउंट करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखो इस क्वेश्चन को देने के पीछे रीज़न क्या होता है। बैंकिंग एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक्स वाई बेस्ड नहीं। इसके पीछे रीज़न पहले बता देते, फिर बताते कि और कितने सीरीज हैं जो यहाँ पर जनरली देते हैं। एक्चुअली ये इल्यूशन बेस्ड सीरीज होता है। ये एक ऐसे क्वेश्चंस होता है जिसमें हम लोग ना चाहते हुए भी बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप इस सीरीज को काउंट करोगे ना तो आपका मन नहीं भरेगा। मन नहीं भरेगा मतलब आप काउंट करो 1 2 3 4 करके, पूरा काउंट करने के बाद आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, अरे हम सही काउंट किए तो नहीं, चलिए और एक बार काउंट करके देख लेते हैं। तो पहले बार काउंट किया आपका आंसर आया 10 और दूसरी बार काउंट किया आपका आंसर आया 11, तो फिर लग गया आग, है कि नहीं? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और अगर 2 बार 2 अलग अलग आंसर आ गया, एक बार 10 आया एक बार 11 आया, तो फिर एक बार काउंट करना होगा, है कि नहीं? हाँ, ये बहुत कन्फ्यूजन इसलिए होता है, और ख़ास करके यहाँ पर तो हम बहुत अच्छे से सीरीज़ का जो फॉन्ट है बहुत अच्छे से लिखे हैं, बट एग्ज़ाम्स में क्या होगा ना कि एक्स और वाई को इस तरीके से दे देगा कि एक्स और वाई दिखने में एक जैसा लगेगा, एक्स और वाई, मतलब दोनों को ही ऐसे लिखेंगे ताकि कुछ देर के बाद जब आप सीरीज़ में एक्स को काउंट करेंगे ना, तब आप कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो y होता है ना, y को अगर वो इस तरीके से लिखे हैं और अगर आप इस सीरीज़ के अंदर x को काउंट करने जा रहे हो तो कुछ देर के बाद आपको y के यहाँ पर भी एक हल्का सा लाइन दिखाई देगा, कुछ नहीं, एक y को भी अगर आप x देख लिए तो क्वेश्चन में लग गया आग, और वो आग तो बुझेगा नहीं। बताइए एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इल्यूशन क्रिएट हो जाता है। जब सिमिलर टाइप के लेटर हम लोग देखते हैं तब क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इल्यूशन क्रिएट हो जाता है आंखों में, इसलिए प्रॉब्लम होता है और इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन देता है। अब बताते कि सिर्फ एक्स वाई नहीं देता है, और क्या क्या देते हैं, स्मॉल लेटर एम, स्मॉल लेटर एन। अब सोचो स्मॉल लेटर एम और स्मॉल लेटर एन से अगर पूरा सीरीज भर देगा, ऊपर से और एक दिक्कत है यहाँ पर जो बता रहे अच्छे से सुनो। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन, जब आप एग्जाम देते हो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है। स्क्रीन में देखिएगा कि इतना सा पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देने वाला पार्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है और यहाँ पर आपका फोटो रहता है, यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर रहता है कि नहीं, यहाँ पर सबमिट बटन, यहाँ पर मार्किंग रिव्यू बटन, ऐसे यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बार रहता है। मतलब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, मान लो यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुआ, सीरीज यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद भी सीरीज दिया हुआ है,
तो मतलब बीच में जो बाकी का सीरीज जो है ना वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप नीचे का स्क्रॉल बार राइट टू मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके जाएंगे। मतलब पूरा सीरीज आपको हो सकता है कि वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, आधा सीरीज छुपा हुआ है, तो आधा सीरीज को आपको दिख रहा है, तो वहां पर आप जब स्क्रॉल बार में स्क्रॉल करके देखोगे तभी आपको पूरा सीरीज दिखाई देगा। इस तरीके से एक बार मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आप लोगों को सावधान कर दे रहे कि इस टाइप से आप लोग ना करें, ठीक है। तो सीरीज को जब आप देखोगे, आप देखो यहाँ तक आप काउंट किए, जब स्क्रॉल बार में स्क्रॉल करोगे ना तब यहाँ मतलब कहाँ तक आप काउंट किए थे वो चीज़ें यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि कहाँ तक आप काउंट किए थे वो भूल जाएंगे आप। ये प्रॉब्लम होगा एक्स वाई स्मॉल लेटर एम स्मॉल लेटर एन, और एक होता है क्वेश्चन 0 और 1 से रिलेटेड सीरीज। 1 से भर देगा पूरा सीरीज को और आपको काउंट करने के लिए बोलेगा कि हाउ मेनी 1 आर देयर इन द अबव मतलब नंबर सीरीज, सिर्फ आपको 1 काउंट करने के लिए बोलेगा। यहां पर आपको एम काउंट करने के लिए बोलेगा, रीजन होता है यहां पर देखो एक्स काउंट करने के लिए बोले, इसके पीछे रीजन नहीं होता कि वाई को आप एक्स देख लोगे, यहां पर आप एन को आप एम देख लोगे या एम को आप एन देख लोगे, यहां पर दोनों ही होता है। एक दो एन अगर अगल बगल हैं तो दो एन को आप एक एम अगर कंसिडर कर ली तो हो गया। 1 में कंफ्यूजन होता है, 1 को काउंटिंग करते समय कंफ्यूजन हो जाता है कहां तक कौन से 1 तक आप काउंट किए थे। तो यहां पर जब भी आप काउंट करें, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जब भी आप काउंट करें तब थोड़ा आराम से करें, एक बार मतलब एक बार ही काउंट करिए, बट इतने अच्छे से करिए ताकि आपके मन में वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, कितना एक्स है, यहाँ पर हम अच्छे से फॉर्म दिए तो दिक्कत तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15 विल बी योर आंसर। आप लोग भी देख लीजिए मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, है कि नहीं। मेरा भी स्टार्ट हो गया था, वो चीज़ थोड़ा सा बड़ा सीरीज होता तो मुझे भी दिक्कत होता है। एक्चुअली आप बैंक में काम करने जा रहे हो तो वो आंखों का टेस्ट ले लेता है कि नहीं। आप पैसा गिनोगे तो पैसा अगर ज़्यादा गिन लोगे तो दिक्कत है ना, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिया जाता है कि कितना आप एक ही चीज़ को जब बार बार देखते हो, जैसे 20 का नोट गिन रहे हो, 10 का नोट गिन रहे हो, 500 का नोट गिन रहे हो, तो वो बंडल में होता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने का जगह होता है, तो ये सब चीज़ें उस चीज़ का टेस्ट होता है और कुछ। क्लियर। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो सकता है वो हम आप लोगों को बता दिए, और ये बात ध्यान में रखना, ये वाला बात, ठीक है। जब भी आप सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओगे तब एक बार ये ज़रूर देख लोगे कि जहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हो वहाँ पर पूरा सीरीज दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा पार्ट अभी भी है। सीरीज का अगर थोड़ा सा पार्ट है तो नीचे देखना कि स्क्रॉल बार है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब थोड़ा सा सावधानी बरत के आंसर करनी है। क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम ऑलरेडी पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किए। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर भी बस एक आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी सच एक्स आर देयर इन द अबव अल्फाबेटिकल सीरीज which is immediately followed by x and immediately preceded by followed by y and immediately preceded by x। तो इसमें कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसे x देखनी है, यहाँ पर एंड दिया हुआ है तो एंड का मतलब हम क्या बोले थे, एंड का मतलब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई जब होगा उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ऐसे कितने एक से विच इज़ फॉलोड बाई वाई, फॉलोड बाई वाई का मतलब क्या है, वाई एक्स के बाद होगा और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एक्स। दैट मीन्स मुझे डबल एक्स वाई का जो पेयर है वो यहाँ पर चेक कर लेनी है। देख लो डबल एक्स वाई कहाँ पर है, डबल एक्स वाई डबल एक्स वाई डबल एक्स वाई यहाँ पर एक है, डबल एक्स वाई डबल एक्स वाई डबल एक्स वाई कहाँ पर कुछ है दिखाई दे रहा है और नहीं, और कुछ है नहीं, हमें लग रहा है एक ही होगा। देखो हम भी खुद कन्फ्यूज हो गए बातों बातों पे। डबल एक्स वाई यहाँ पर है और यहाँ पर
है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर वन आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो इजी था, इसे आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को दिए थे और कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इन द वर्ड अलार्म क्लॉक आर इंटरचेंज्ड, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स इन द वर्ड अलार्म क्लॉक आर इंटरचेंज, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट के साथ सेकेंड लेटर को चेंज करना है, सेकेंड थर्ड के साथ फोर्थ को चेंज करना है, फिफ्थ के साथ सिक्स को चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बस यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि एंड सो ऑन, पढ़ने के बाद वो तुरंत सोल्यूशन करना स्टार्ट करता है। अच्छा, अलार्म क्लॉक को इस तरीके से चेंज करने के लिए बोले तो ए एल बनेगा एल ए और उसके बाद आर ए, मतलब वो आगे पढ़ते ही नहीं है, पहले ही सोल्यूशन स्टार्ट कर देते। ये गलत अप्रोच होता है। मेरा कहना है कि पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, क्या पूछे वो पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद जितना सॉल्यूशंस करने की आवश्यकता है उतना करो। देखो अगर कोई इस तरीके से करते, अब क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इट लेटर फ्रॉम द राइट। इट लेटर फ्रॉम द राइट मतलब इस तरीके से चेंज करने के बाद राइट साइड से, मतलब इस तरफ से एट पोजीशन पर कौन सा लेटर होगा। तो देखो हम यहाँ पर इस तरीके से कोई अगर नॉर्मली करते हैं, पूरे अलार्म क्लॉक को पहले चेंज करेगा, फिर राइट हैंड से 8 पोजीशंस के लेटर ढूंढेंगे। अगर इस तरीके से कोई अगर सॉल्व करते तो वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेंगे। हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर पहले राइट हैंड से 8 पोजीशन बोले ना, तो राइट हैंड से 8 पोजीशन कहाँ पर होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 मतलब यहाँ ये हो गया 8। ठीक, तो अगर ये एक पोजीशन पर है तो चेंज अगर करते हैं तो एक पोजीशन पर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो आर विल बी योर आंसर। कुछ करने की आवश्यकता है, पेपर वर्क भी करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। 8 यहाँ पर काउंट कर लिए, 2 4 6 8। अब यहाँ पर ए जो है, ए के साथ चेंज किसका होगा, आर का चेंज होगा, तो आर यहाँ पर आएगा। थर्ड और फोर्थ के भी चेंज होगा तो आर यहाँ पर आएगा। सो आर विल बी योर आंसर। खत्म, समझ गए? तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ो, तुरंत मतलब थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो बहक जाओगे, फालतू में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दोगे, है कि नहीं? बहकना मना है और हम लोग बहकने के लिए तैयार बैठे, है कि नहीं? अब तैयार क्या बैठे, बहके हुए हैं सब, है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहकना मना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक्सप्लेनेशन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर जो भी हम बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना। ठीक, इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, अगर ये पॉसिबल है, एक मीनिंगफुल वर्ड अगर वो क्रिएट करने में पॉसिबल है, इसको लेकर इंग्लिश वर्ड विथ द थर्ड फिफ्थ एट्थ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड परसेंटेज। परसेंटेज इस वर्ड के अंदर से थर्ड फिफ्थ एट्थ और नाइन्थ लेटर को लेकर अगर एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। ठीक, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है तो आपको बताना होगा कि उस वर्ड के अंदर थर्ड लेटर कौन सा होगा। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, मतलब कौन सी एंड से देखना है वो नहीं बताया गया है, बताया गया है क्वेश्चन में, नहीं बताया गया है। और देखो यहाँ पर बोला गया कि थर्ड फिफ्थ एट्थ और नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड। अब किस एंड से, परसेंटेज का दो एंड है, पी बैठा है लेफ्ट एंड पर और ई बैठा है राइट एंड पर। तो देखो यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं बोला गया कि थर्ड लेटर आपको कौन सा कंसिडर करना है, फिफ्थ आपको
मतलब कौन से एंड से कंसिडर करना नहीं बताया गया है। तो जब नहीं बताया जाता है तो आप एकदम कंफर्म रहिए कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से लेना है। क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से ही लेंगे, और अगर एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है तो लेफ्ट साइड से ही थर्ड लेटर कौन सा होगा वो हम लोग देखेंगे। अब बोला गया है कि इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर एक भी वर्ड, एक भी मीनिंगफुल वर्ड अगर फॉर्म नहीं होता है, देन गिव एक्स एज द आंसर। तब यहाँ पर देखो ऑप्शन में जो एक्स लिखा हुआ है तो उसे हमको क्लिक करनी है। अगर एक भी मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट नहीं होता तो एक्स विल बी माई आंसर, एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड देन गिव वाई एज योर आंसर। अगर एक से अधिक होता है तो आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर वाई पे क्लिक करना है, जैसे ई, ऑप्शन ई पे क्लिक करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्ड लेटर कौन सा, थर्ड लेटर है आर, थर्ड लेटर है आर, फिफ्थ हो गया ई, एट्थ हो गया, थर्ड आर, फिफ्थ ये, एट्थ हो गया ये, और नाइन्थ हो गया जी, मतलब ए जी। कितना मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है वो एक बार देख लो। सबसे पहले तो बता दें कि इस क्वेश्चन को जब बनाओगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम सेम, सब कुछ सेम रहेगा। जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिए हैं आपको एग्जाम में भी एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई भी वर्ड क्रिएट नहीं होता है देन वाई विल बी योर आंसर, अगर एक से अधिक होता है देन वाई विल बी योर आंसर, इस टाइप से एकदम सेम रहेगा। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए क्यों बोले, क्योंकि रीजन ही होता है कि वो क्या करते हैं ना कि ऐसे बहुत, जैसे मुझे एक बार एक क्वेश्चन मिला था आर डी ई आर, सॉरी लास्ट में था ए, मतलब ये 4 लेटर दिया हुआ था आर डी ई ए। यहाँ से पूछा गया था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट हो सकता है। देखो भले ही ये 4 लेटर हैं बट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से रीड क्रिएट हो जाएगा, आर ई ए डी, डियर क्रिएट होगा, डियर क्रिएट होगा। तो देख लो 4 लेटर से 3 मीनिंगफुल वर्ड फटाफट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर पूरा कंफर्म है, अगर आप पूरा कंफर्मेशन अगर आप एकदम कंफर्म हो तो आप आंसर करो, श्योर हो कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, इससे आगे कोई मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट हो ही नहीं सकता, तब आप करिए। ठीक है, थोड़ा संभाल के। तो यहाँ पर कितना वर्ड क्रिएट हो सकता है एक बार देख लो। एक क्रिएट हो जाएगा गियर, एक हो जाएगा रेज, आर ए जी करके एक वर्ड होता है रेज। यहाँ पर 2 वर्ड क्रिएट हो सकते हैं, देन वही विल बी योर आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप कंफर्म हो कि नहीं इससे आगे और कोई मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट नहीं हो सकता, और इस टाइप से अगर हो रहा है कि मोर देन 1 क्रिएट हो रहा है, और अगर वो आपके पास श्योरिटी है तो आप आंसर कर दो तुरंत में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करके चलना है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं, जो दिया हो उसको जल्दी जल्दी करना है कि नहीं। यहाँ पे खेल था सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड कितना क्रिएट होगा, उसी का ही खेल था। क्लियर? तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है, इफ द इवन डिजिट्स ऑफ द नंबर 8 9 करके एक नंबर दिया हुआ है आर इंक्रीज बाई 1, मतलब इवन डिजिट को आपको इंक्रीज करना है 1, एंड ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज बाई 4, ऑड डिजिट को 4 घटाना है, डिक्रीज बाई 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वी विल गेट on adding the 5th digit from the right and the 3rd digit from the left। देखो इस क्वेश्चंस को बनाते समय 2 टाइप के स्टूडेंट्स 2 अलग अलग अप्रोच करेंगे। सबसे पहले बताते कि गलत अप्रोच क्या होगा इसका, थोड़ा सा पढ़ के अप्रोच कर देना। वो क्या देखे कि इवन डिजिट को 1 ऐड करना है और ऑड डिजिट को 4 डिक्रीज करना है। वो क्या करेगा,
तो इस टाइप से लिखिएगा 8 9 6 2 4 7 5 6। ठीक, यहाँ पर वो क्या करेगा, ऑड इवन का जो भी करने का ऑपरेशन करने के लिए बोले वो करना स्टार्ट कर देगा। फिर बाकी का क्वेश्चन वो रीड करेगा, बाकी का क्वेश्चन वो बाद में पढ़ेंगे। और ये गलत अप्रोच होता है, इससे क्या होगा, फालतू में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है ये सब। अगर कोई क्वेश्चंस पढ़ के इसका सोल्यूशन करते हैं तो वो क्या करेंगे, देखो सिर्फ इतना सा करेंगे, इवन डिजिट को 1 ऐड करना है और ऑड डिजिट को डिक्रीज बाय 4 करना है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल गेट, ऐड करना है, किस किस को ऐड करना है, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट दैट मीन्स 2, राइट साइड से फिफ्थ डिजिट मतलब 2, और थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट क्या है 6। ये दो चीज मतलब दो नंबर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है, वो भी आफ्टर मॉडिफिकेशन। आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पर, अब मॉडिफिकेशन भी बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही और इवन नंबर है, तो दोनों इवन नंबर के लिए क्या करने के लिए बोले थे, इवन नंबर के इंक्रीज बाय 1 बोले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इवन नंबर है तो दोनों के लिए एक एक करके 2 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 2 + 6 दैट मीन्स 8, और यहाँ पर 2 इवन नंबर था तो दोनों के लिए एक एक करके 2 इंक्रीज हो गया, तो आंसर हो जाएगा 10। बस इतना ही। सो 10 विल बी आंसर। कुछ था यहाँ पर, तो क्वेश्चंस पहले बार बार हम एक चीज़ आप लोगों को बोल रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजी होगा, इतना इजी होगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा जब आप बना लोगे। अरे हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं, इस टाइप से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो क्वेश्चंस पहले अच्छे से पढ़ो फिर अप्रोच करो, इससे क्या होगा ना कि आपका अप्रोच प्रॉपर होगा, इफेक्टिव अप्रोच होगा। जितना चाहिए उतना ही अगर आप करोगे तो समय भी कम लगेगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो फिर दिमाग लगाओ, अगर दिमाग है तो, और दिमाग सबके पास है कि नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन 26। एक देखो अल्फाबेटिकल सीरीज दिया हुआ और बोला गया कि इफ द फर्स्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट 4 लेटर्स मतलब फ्रॉम द लेफ्ट, ICOU, फर्स्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट आर प्लेस्ड इन द मिडिल, ध्यान से पढ़ो, उसको क्या करना है, प्लेस करना है मिडिल पे। 4 लेटर को प्लेस करने के लिए बोले हैं मिडिल पे ऑफ द रिमेनिंग सीरीज, देन व्हिच लेटर विल बी द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द फॉर्म सीरीज। एक बात बताओ, यहां पर 4 लेटर को बीच में करने के लिए बोले ICOU, ठीक है। यहां पर आंसर में 2-2 करके लेटर दिया हुआ है, तो 4 लेटर को बीच में रखने के बाद, बीच में रखने के लिए बोले, देखो आर प्लेस्ड एट द मिडिल, मिडिल में प्लेस करने के लिए बोले ऑफ द रिमेनिंग सीरीज, ठीक है। जो बाकी सीरीज है उस सीरीज को, सीरीज के बाकी सीरीज के बीच में रखना है, तो बीच में रखेंगे तो ये 4 लेटर बीच में रहेगा ना, बीच में रखेंगे तो 4 लेटर बीच में रहेगा, तो 4 लेटर अगर बीच में रहेगा तो 4 लेटर का एग्जैक्ट मिडिल क्या होगा, बीच वाला 2, तो CO विल बी योर आंसर। मतलब बाकी का सीरीज जो है उसमें आधा इधर जाएगा, आधा राइट साइड की तरफ जाएगा, बीच में 4 लेटर रहेंगे, तो 4 लेटर के एग्जैक्टली मीट, एग्जैक्टली मीट का मतलब होता है कि अगर ये एक एंड है, ये एक एंड है, तो बीच में जो होता है एंड नंबर 1, एंड नंबर 2 और ये मान लो 3rd, तो एग्जैक्ट लिमिट का मतलब होता है कि 1 और 3 के बीच जितना गैप होता है, यहाँ पर गैप और 3 और 2 के बीच का गैप सेम होता है, ये दोनों गैप क्या होगा, सेम होगा। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 जो है एग्जैक्टली मिडिल पर बैठा है। ये एग्जैक्टली मिडिल का कंसेप्ट हम लोग ऑर्डर रैंकिंग जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लियर। तो यही तक था अल्फाबेटिकल सीरीज, क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन्स, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। तो चलिए अब बता देते कि क्या करना होगा हम लोगों को। चैप्टर ख़त्म हुआ, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखे हो तो एकदम स्टार्टिंग से, मतलब अल्फाबेटिकल जो सीरीज़ के जो फर्स्ट क्लास था
हम तो लेक्चर वाइज ही आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, तो एकदम फर्स्ट क्लास जो था, एकदम प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, अपोजिट लेटर से रिलेटेड जो वीडियो था, वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, मतलब लेक्चर 7 तक 7 लेक्चर आप अच्छे से एक बार देख लो। आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद करना जो है वो है प्रैक्टिस। आप पॉइंट है कि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आपका रिसोर्स क्या होगी। प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस करो। अभी 3 ऐप्स जो बोले थे फर्स्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। तो फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि 3 ऐप्स के नाम वहाँ पर डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बता सकते, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बता दिए थे। तो क्या करना है कि 3 ऐप्स आप डाउनलोड करो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो इस टाइप के, मतलब बैंकिंग और एसएससी को लेकर डील करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस के ऐप्स आप डाउनलोड करो, वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट आप दो। एक वर्कशीट हम ऑलरेडी आप लोगों को दिए हैं, और एक वर्कशीट से हम क्वेश्चंस आप लोगों को बना दी। इसमें भी नियर अबाउट 26 क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट 30। एक पीडीएफ फाइल हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे। जो वर्कशीट है उसमें भी 30 क्वेश्चन है, तो 30 30 60 हो गया। 3 ऐप्स भी अगर आप फॉलो करते तो चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर 30 करके भी क्वेश्चन है तो टोटल 90 और इधर 60, कितना होगा 150 क्वेश्चन। एक चैप्टर से अगर 150 क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो चैप्टर आपका क्लियर हो गया, कंफर्म रहो। और अल्फाबेटिकल सीरीज उस टाइप के चैप्टर है। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर कहेंगे कि क्वेश्चंस अगर आप बनाने के लिए चाहोगे तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिल्कुल होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगा। तो प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो एक काम आप लोग कर सकते हो, उसे आप लोग पीएसएस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस की तरह आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप लोग पहले वीडियो वगैरह जो है वो पूरा देख लो, फिर अलग अलग रिसोर्स है, 3 ऐप्स फॉलो करो, गूगल में भी टाइप करके चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मतलब एम रहेगा 150 से 200 क्वेश्चन एक चैप्टर से बनानी है अल्फाबेटिकल सीरीज से। इसीलिए चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस वगैरह होता है वहाँ से प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर रुका तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चंस का फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में डाल दो। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम भी क्वेश्चन सॉल्व, तो मेरे पास तो नहीं आता है, उससे पहले आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मुझे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, वो आपका सोल्यूशन दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप उस क्वेश्चंस का फ़ोटो पे मतलब पोस्ट कर दो, जिस क्वेश्चंस को लेकर आपका डाउट रहेगा उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये कंफर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली हम बता सकते हैं। क्लियर? तो बस और कुछ करना नहीं है। हाँ, और एक अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम इनइक्वलिटी स्टार्ट करेंगे। इनइक्वलिटी सिलोगिज्म्स को पहले कर देते क्योंकि आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा क्वेरी इनइक्वलिटी और सिलोग्स को लेकर आया हुआ है मेरे पास, तो इसलिए हम कोडिंग डिकोडिंग को अभी ड्रॉप करेंगे। इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म्स के चैप्टर पहले कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। वो 2 चैप्टर नियर अबाउट हम सेम लॉजिक से पढ़ाते हैं, तो वो 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग आगे का चैप्टर जैसे कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशंस में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? इस बार वीडियो देने में थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा दूसरे काम पे बिजी हो गए थे, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट आप लोग निश्चिंत रहिए, ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, ये चलेगा। आप लोग को जो वादा हम किए, जिस टाइप से जो वीडियो हम देने के लिए बोले हैं वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक, परेशान मत होइए। तो इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म्स को पहले ख़त्म कर देंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको वो 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से 5 से 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। वो 2 चैप्टर अगर समझ लेंगे तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।